यूरोप के लिए भारत का समुद्री रास्ता ढूंढना एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाते सुलझाते उन्होंने बहुत कुछ पाया। ऐसे सूत्र जो वो ढूंढने निकले भी नहीं थे। हालांकि यह भारत की खोज नहीं थी, भारत से तो वो पहले ही परिचित थे। ये तो उस मार्ग की खोज थी जिससे उनका भविष्य बनने वाला था। यह श्रृंखला उसी सुपरिचित इतिहास से गुजरती है। इसके पहले खंड में बात होती है आखिरी क्रूसेड की। पुर्तगाल में ऐसा व्यक्ति मिलना लगभग असंभव था जो इतने बड़े मिशन को कामयाब कर सके। जो मिलते भी वह 3-4 साल के इस कठिन जहाजी मिशन का नाम सुनते ही भाग खड़े होते। कई दिन भटकने के बाद राजा मैनुअल को अपने ही राजमहल में एक युवा टहलता मिला। पता नहीं क्यों पहली नजर में ही राजा को लगा कि यही व्यक्ति सही है। क्या नाम है तुम्हारा युवक? मैं वास्को डिगामा, आपके दरबार का ही मुलाजिम हूं। मेरे पिता तो राजा जॉन के खास थे। हाँ हाँ, याद आया, तुम पाओलो के छोटे भाई हो। जी जी, आपने ठीक पहचाना। अपने बारे में बताओ, क्या शौक रखते हो, क्या करना चाहते हो? इस रियासत में हर नौजवान का एक ही तो शौक है। मैं भी जहाजी नायक बनना चाहता हूं। वह करना चाहता हूं जो आज तक कोई न कर सका। आज तक कोई न कर सका? हाँ, ऐसा एक काम तो है मेरे पास। आप आदेश करें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, खासकर अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो। तुम तो मेरा मस्तिष्क पढ़ रहे हो। या तो तुम्हारी सोच आगे की है या तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो। मेरी उम्र जरूर कम है महाराज, लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने आपकी सेवा में ही जीवन बिताया है, इसलिए आपके दोनों कयास सही हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं तुम्हारे नस नस से वाकिफ था। न पहचानने का तो मैंने श्वांग किया था। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और अक्सर लड़ाइयां करते रहते हो। ध्यान रहे, यह ठंडे दिमाग का काम है। आप निश्चिंत रहें, मेरा आधा दिमाग ठंडा और आधा दिमाग गर्म है। जब जैसी परिस्थिति आती है उस दिमाग का इस्तेमाल कर लेता हूं। मुझे अब कोई शक नहीं कि मुझे सही व्यक्ति मिल गया है। आज से तुम गामा नहीं, हमारे कप्तान गामा हो, और तुम हमारे लिए इंडिया जीत कर लाओगे। धन्यवाद महाराज। मेरी बस एक गुजारिश है कि मेरे बड़े भाई पाओलो भी मेरे साथ रहें और इस मिशन के लिए लोग भी हम ही चुने। हाँ, अब तुम कमांडर हो। मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं कि तुम यह मिशन अपने तरीके से मुकम्मल कर सकते हो, लेकिन इंडिया में ईसाई झंडा फहराए बिना मत लौटना। और शुरू हुई जहाजी यात्रा। गामा ने इस जहाजी यात्रा के लिए जो पलटन तैयार की वह वाकई काबिल तारीफ थी। जहाजी यात्राओं में विद्रोह आम था और कप्तानों को सबसे अधिक दिक्कत अपने साथी विद्रोहियों से ही होती। बार्तोलोमू डायस एक बेहतरीन नाविक तो थे, लेकिन उनकी लंबी यात्राओं में जहाज पर शांति नहीं रहती। उनकी बात मानने को लोग तैयार ही नहीं होते। यह भी एक वजह थी कि वह पूरा अफ्रीका नापने के बावजूद भारत का रुख कभी न कर सके। वास्को डिगामा ने जो 3 जहाज तैयार किए, उसके कप्तान उसने परिवार से ही चुन लिए। जहाज बेरियो का कप्तान बना उसके परिवार से ही निकोलाओ कोएल्हो। साओ राफेल जहाज का कप्तान बना उसका भाई पाओल द गामा, और साओ गैब्रियल जहाज का कप्तान बना स्वयं वास्को डी गामा। उसके जहाज का मुख्य चालक था पीरो डी अलंक्वेर, जो बार्तोलोम्यू डायस के जहाज का भी मुख्य चालक रहा था। उससे बेहतर अफ्रीका के समुद्रों को भला कौन जानता था। और तो और बार्तोलोम्यू डायस का सगा भाई डियोगो डायस बना उसका मुंशी। यह मुंशी सुनने में साधारण हिसाब किताब वाला व्यक्ति लगता है, लेकिन जहाज का मुंशी पूरी यात्रा का सबसे काबिल दिमाग होता है। वास्को डिगामा के नेतृत्व पर इतिहासकार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस चयन में एक शातिर सरदार स्पष्ट झलकता है। उसने 2 दुभाषीय भी चुने, एक मार्टिन अफोंसो जो अफ्रीका की अधिकतर बोलियां जानता था,
और कोंगो में लंबे समय रहा भी था। दूसरा फर्नाओ मार्टिन्स, जो अरबी भाषा बोलता था। यह उसने मोरक्को में कैदी की तरह रहकर सीखा था। यहां यह बताना जरूरी है कि उस समय व्यापार की भाषा अरबी ही थी और इसे जानकर कहीं भी संवाद आसान था, भारत में भी। इन सब से भी अधिक जरूरी था लिस्बन के जेल से छुड़ाए गए 12 कैदी। इन कैदियों को सफर में काफी महत्वपूर्ण जगह दी गई और खासकर भारत से इनका क्या ताल्लुक होगा यह हम आगे देखेंगे। इनके अलावा भी कुछ 150 लोग इनके जहाजों पर थे। कुछ सैनिक, कुछ मिस्त्री, कुछ नौकर, कुछ गुलाम, कुछ लोहार, कुछ बढ़ई, कुछ खानसामे। इनमें से ही किसी एक गुमनाम व्यक्ति ने इस पूरे जहाज की कथा लिखी जो मैं यहां सुना रहा हूं। यह मानकर सुना रहा हूं कि उसने सत्य ही लिखा होगा। गुमनाम डायरियों पर विश्वास करना आसान होता है क्योंकि उसमें लिखने वाले का स्वार्थ नहीं छिपा होता। सोचिए, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े मिशन में शामिल होते तो उसकी पूरी कहानी लिखते, तो क्या अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में न छपवाते? अरे हाँ, मैं यह तो बताना भूल ही गया कि वास्को डिगामा की उम्र कितनी थी। दरअसल यह बात पक्के तौर पर मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन लिखित अनुमानों के आधार पर गामा की उम्र 1497 ईस्वी में 28 वर्ष रही होगी। एक युवक जो लगभग कोलंबस के उम्र का ही था, एक पश्चिम से अपना भारत ढूंढने निकला था और दूजा पूरब से ढूंढने जा रहा था। वास्को डिगामा अपने पूरे दल बल के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने दरबारियों के सामने यात्रा की घोषणा की। पूरे दल ने राजा का हाथ चूम कर अभिवादन किया और राजा ने गामा को पवित्र क्रॉस की रेशमी पट्टी पहनाई। वास्को डिगामा ने शपथ लिया, मैं वास्को डिगामा आपके आदेशानुसार, आप जो दुनिया के सबसे महान और शक्तिशाली राजा हैं और मेरे मालिक हैं, इंडिया और पूर्व के समुद्रों की खोज में निकल रहा हूं। मैं पवित्र क्रॉस पर हाथ रखकर शपथ खाता हूं कि आपके और ईश्वर का नाम ऊंचा रखूंगा और किसी गाफिर, किसी दूसरे नस्ल के व्यक्ति के सामने समर्पण नहीं करूंगा। जल, अग्नि या तलवार की किसी भी ताकत से मरते दम तक लड़ता रहूंगा। राजा द्वारा वास्को डिगामा को तमाम चिट्ठियां दी गई। उन अफ्रीकी राजाओं के नाम जिन्हें वह जानते थे, खासकर प्रेस्टन जॉन के नाम, जो अब तक एक रहस्य थे। गामा ने न सिर्फ दल बल की तैयारी की थी, बल्कि मार्को पोलो और राजकुमार हेनरी के समय की गई यात्राओं, पीरों की भेजी जानकारियों और तमाम मानचित्र भी इकट्ठे किए थे। गामा के लिए यह रास्ता भले अनजाना था, लेकिन उसके पास अपने से पहले के यात्रियों के सभी अनुभव मौजूद थे। अगर गामा पहला यात्री होता तो शायद भारत नहीं पहुंच पाता। लेकिन गामा इस कड़ी का आखिरी सिरा था जिसे कुछ टूटे तार जोड़ने थे। उसे विश्वास था कि यह कार्य वह न सिर्फ कर लेगा, वह सफलतापूर्वक भारत से व्यापार संबंध स्थापित कर मुसलमानों का पूरब से व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर देगा। जैसे भारत में शुभ यात्रा के लिए मंदिर में माथा टेकते हैं, उसी तरह यूरोप में भी एक रिवाज था। राजकुमार हेनरी ने कभी पुर्तगाल के बेलम, जो कि बेथलहेम के नाम पर है, उस गांव में एक गिरजाघर बनवाया था और हर समुद्री यात्रा से पहले लोग वहां माथा टेकते थे। वास्को डिगामा का दल भी वहीं माथा टेक कर शनिवार 8 जुलाई 1497 ईस्वी को अपनी यात्रा पर निकला। यात्रा के पहले पड़ाव में ही समस्या शुरू हो गई। रात के अंधेरे में तीनों जहाज भटक कर एक दूसरे से अलग हो गए। पाओलो द गामा अपना जहाज साओ राफेल लेकर केप वर्दे द्वीप पहुंच गया। यही योजना भी थी, लेकिन बाकी जहाजों का अता पता ही नहीं था। कुछ दिनों में छोटा जहाज बेरियो नजर आ गया। जब 12 दिन के इंतजार के बाद आखिर वास्को डिगामा का जहाज साओ गैब्रियल भी पहुंचा, सबने राहत की सांस ली। यह एक अप्रत्याशित घटना लग सकती है कि एक जहाज 12 दिन विलंब से पहुंचा, लेकिन यह ध्यान रहे कि उस वक्त के पाल वाले जहाज हवा के रुख के हिसाब से चलते थे। 10-12 दिन क्या, महीने का हेर फेर भी आम था।
यहां से वे जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे, यात्रा कठिन होती चली गई। समुद्र की तरंगें विकराल और तूफानी हो रही थी। जहाज पर रखे सामान एक कोने से दूसरे कोने लुढ़क रहे थे। यात्री अपने कदम नहीं रख पा रहे थे। पाल फड़फड़ा कर गिर रहे थे और उनकी रोज मरम्मत हो रही थी। यह पागल समंदर के आने की चेतावनी थी। हालांकि यह चेतावनी के साथ आशा की ज्योति भी थी कि अफ्रीका का वह रहस्यमय दक्षिणी छोर आ रहा है जो भारत का द्वार है। वास्को डिगामा ने जो रास्ता अख्तियार किया था वह था भी कठिन। वह अफ्रीका के तट के किनारे किनारे चलने के बजाय बीच समुद्र में एक लंबा घुमाव ले रहे थे। इस विचित्र सोच की चाहे जो भी वजह रही हो, उस वक्त नेविगेशन के लिए था ही क्या। रडार का जमाना था नहीं। ध्रुव तारा देखकर अंदाजा लगाया जाता कि कहां जा रहे हैं। जहाज के ऊपर पीतल की एक छल्ली हुआ करती जिसे तारों से मिलाया जाता। यह भी पता करना असंभव था कि आखिर वे अफ्रीकी तट से कितनी दूर आ चुके हैं और कैसे अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक घूमकर पहुंचेंगे। एक और चीज उनके पास थी। पुर्तगाल के गणितज्ञों ने सूर्य से दिशा की गणना के लिए एक चार्ट बना कर दिया था। ध्यान रहे, यह एक धर्मनिष्ठ दल भी था और इन उपकरणों से अधिक उन्हें ईश्वर पर भरोसा था। वे जहाज पर पूजा और बाइबल चर्चा भी करते। इसकी तुलना आप आज के यूरोप से नहीं कर सकते। यह कट्टर ईसाई जत्था था जो धर्म युद्ध पर निकला था।